28 नवंबर 2026 का नवोदय का पेपर लेकर आ गया हूँ। सेम टू सेम आपका इसी प्रकार का पेपर आने वाला है, यही पैटर्न रहने वाला है। देख सकते हैं आप अपनी आंखों से। सारा न्यू सिलेबस के आधार पर मैंने ये पेपर बनाया है। इसमें सारे सब्जेक्ट है आपके, जो भी ईवीएस के साथ में रीजनिंग, मैथ और भाषा आपकी है इसके अंदर। तो सारे के सारे इसमें जो प्रश्न डाले गए हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि नवोदय की परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं 1 से लेकर आपके 20 तक रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 21 से लेकर 40 तक आपके क्या रहने वाले हैं, ईवीएस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो ईवीएस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं 18 उन टॉपिकों से हैं। और मैथ के क्वेश्चन भी आपके जो नया सिलेबस आया है उनके आधार पर बनाया गया है। सारे के सारे 9 टॉपिकों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा जो हिंदी में आपका पूछा जाएगा 4 पैराग्राफ, और पैराग्राफ से आपके क्वेश्चन आएंगे। पैराग्राफ का मतलब एक कहानी टाइप का दिया होगा, उनमें से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये सारा का सारा पेपर 80 क्वेश्चन का पेपर मैं सोल्व कराने वाला हूँ। इस पेपर में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। तो ये सारा पेपर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है। तो जो भी छात्र इस पेपर को छोड़कर जाएगा बहुत ज्यादा पछताएगा, क्योंकि इसमें जो पर्सन डाले गए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पेपर को। सबसे पहले आपका पेपर इस तरह दिखाई देगा। जब जाओगे ना तब आपको पेंसिल लेकर जाना है। पेपर इस तरह का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना होगा। रोल नंबर आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको एडमिट कार्ड पर। एक डिब्बे में एक ही संख्या आपको भरनी है, ऐसे आपको भर देना है जो भी आपका रोल नंबर होगा। परीक्षार्थी का नाम पूछा है तो यहाँ छात्र का नाम लिख देना है। जो भी जिसका नाम है वो यहाँ लिख देगा। फिर हस्ताक्षर कर देना है। जैसे आपने फॉर्म में हस्ताक्षर किया है उस टाइप से आपको यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं। ठीक है ना? जैसे किसी ने फॉर्म में नाम ही लिखा है तो आपको नाम ही लिख देना है। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं। आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। 80 प्रश्न आएंगे। 2 घंटे का पेपर है। बिल्कुल ऑफलाइन आपका पेपर होगा। ओमार पर पेपर होने वाला है। ओमार की वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। ऐसी आपको ओमार शीट दी जाएगी। ठीक है ना? इसको ओमार शीट बोलते हैं, उत्तर शीट। ठीक है ना? आंखों से देख लो, इस तरह का होगा आपका ओमार शीट। ये आपके 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन होंगे। आपको गोले काले करने हैं। तो इसकी वीडियो इस चैनल पर आ जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। पहले आज हम मॉडल पेपर सोल्व कर लेते हैं पूरा का पूरा। चलिए, गोला देखो इस तरह करना है। एबीसीडी में यदि सी किसी का आंसर है तो इस तरह आपको गोला काला करना है। ये सारी चीजें इस चैनल पर आपको बता दी जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेना है। देखो मानसिक योग्यता ईवीएस दोनों 20-20 नंबर, 20-20 प्रश्न आएंगे, 25-25 नंबर के। अंकगणित का मतलब मैथ आने वाला है 20 प्रश्न और 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और भाषा के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। ठीक है? 80 प्रश्न आने वाले हैं। टोटल 100 नंबर आपका रहेगा। यहाँ पर सभी छात्रों के लिए देखो, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। और इस टाइप से आपको क्या दिया होगा, कुछ निर्देश होगा, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले मैं सभी छात्रों को बता देना चाहता हूं, एक इम्पोर्टेंट सभी के लिए, सभी स्टूडेंट और छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट सूचना है कि हमारे द्वारा लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जो लाइव रहेगा वो रिकॉर्ड भी रहेगा। शाम को 5 to 7 हमारी डेली क्लासें रहती है। आप बिल्कुल हर चैप्टर को, चाहे रीजनिंग हो, ईवीएस हो, आपका मैथ हो, हिंदी इंग्लिश हो, सभी को आप अच्छी तरह करना चाहते हो तो आपको टॉपिक वाइज सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करना होगा। उसके बाद रिवीजन करना होगा। उसके बाद भी ये मॉडल पेपर आपको लगाने होंगे, तभी जाकर आपका सिलेक्शन बन पाएगा। देखो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स रहने वाले हैं। जिनका बच्चा अभी क्लास 2nd, 3rd, 4th में है उनके लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है। यहाँ से ज्वाइन करके अभी से वो नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकता है। जो नया सिलेबस अभी जारी किया है नवोदय ने, उसके आधार पर हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों के आधार पर प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हमने बना दिए हैं। तो जो भी लेना चाहे तो ले सकता है। और आपको कोर्स ज्वाइन करवाना है तो आप अपने पेरेंट्स से इस नंबर पर बात करवा सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है jnvclasses.com। यहाँ पर आपको सारी चीजें ब्लॉगिंग से रिलेटेड, सारे जो नवोदय से रिलेटेड जो भी आएगी वो सूचना यहाँ मिल जाएगी। और कोर्स की वेबसाइट ये है। डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले मैं वेबसाइट पे ले जाता हूँ। देखो ये
ये यहाँ पर आपको सारी चीजें फ्री मिलेगी, ठीक है। यहाँ फ्री देख सकते हो, चाहे कट ऑफ के बारे में कितनी कट ऑफ जाती है, एडमिट कार्ड की सबकी जानकारी यहाँ मिलेगी जेएनवी क्लासेस में। सिलेक्टेड स्टूडेंट का आप देख सकते हो कितने नंबर लाने पर आपका बच्चे का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो रोल नंबर, और यहाँ पर दे रखे हैं नाम। व्यू रिजल्ट पर जाकर उनका पीडीएफ लगा रखा है। जो 13 दिसंबर 2025 का पेपर हुआ था नवोदय का, उसमें ईवीएस नहीं था, ईवीएस अब जोड़ा गया है। लोगों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं, आप अपने बच्चे का कितना टारगेट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद में देखो कोर्सेज आपको 9th और 6th दोनों के लिए मिल जाएंगे। जो बच्चा 9th का कोर्स तैयारी करना चाहता हो तो 9th का कोर्स है, 9th का टेस्ट भी है, यहाँ पर मिल जाएगा। 6th के 3 कोर्सेज है, हिंदी, इंग्लिश मीडियम, फाउंडेशन बेस। इसके अलावा हमने टेस्ट भी नए सिलेबस के आधार पर क्रिएट कर दी है, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बच्चा वेबसाइट पर भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि मोबाइल में ही चलेगा, आप लैपटॉप, पीसी, किसी टैबलेट में भी चला सकते हैं। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन करेंगे, और कमेंट बॉक्स में मेरे को साथ साथ आंसर बताते जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए बाबू, इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए बाबू पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं पेंसिल लेकर जाऊंगा, पेंसिल आपकी एग्जाम में अलाउ है तो पेंसिल ले जाना है। देखो ये देखो यहाँ पर देखो, ये सेम टू सेम आकृति है, सब में देखो क्रॉस लिखा हुआ है, सब आकृति में क्रॉस लगाया हुआ, तो इसमें भी मैं क्रॉस खींच दूंगा, एक लाइन ऐसे खींचूंगा, एक लाइन ऐसे, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में देखो इतना होने के बाद में सब में देखो ये लाइन है, ऐसे एक लाइन है, कर्व लाइन है, घूमी हुई लाइन है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब में आ रही है, ऐसे ऐसे सब में आ रही है। तो इसको मैं यहाँ बना लूंगा, इसको भी यहाँ पर इसी में बना लूंगा। यहाँ पर भी ऐसे ऐसे बनेगी, एक ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। फिर चारों तरफ बाउंड्री कर दूंगा, और ये सेम टू सेम आकृति किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ही आपका राइट हो जाएगा। देखो सेम टू सेम ऐसी की ऐसी आकृति है, इसको उलटना पुलटना घुमाना फिनाना नहीं है, तो ये बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति सारी की सेम टू सेम है, इसमें 3 आकृति सेम है, और ऐसी ही आकृति आपको ढूंढ लेनी है। देखो या तो ऐसे देख लो, ये तीनों सेम आकृति है, तो ऐसी की ऐसी आकृति फिर किस में है, ऐसी की आकृति आकृति ढूंढो किस में है, सेम टू सेम इसी प्रकार की आकृति किस में है, पता कीजिए और कमेंट बॉक्स में बाबू बताइए फटाफट, है ना। अभी नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स सेकंड बार इस वीडियो को देखना फिर बनाने हैं, पहली बार शांति से आप देख लीजिए। देखो बीच में क्रॉस है, इसके बाद में देखो ये कोने पर क्या है, कोने पर ये वर्ग डिब्बे रखे हुए हैं, लेकिन डिब्बे यहाँ पर देखो कोना टू कोना डिब्बा है, यहाँ पर कोना टू कोना डिब्बा है, यहाँ कोना नहीं है, यहाँ पर कोना नहीं आ रहा इसलिए ऑप्शन कट गया, यहाँ भी कोना नहीं है ऑप्शन कट गया, यहाँ कोना टू कोना डिब्बा है, यहाँ भी कोना टू कोना डिब्बा है, लेकिन यहाँ क्रॉस नहीं है इसलिए ऑप्शन कट गया। ये वाला और ये वाला सेम टू सेम दिखाई दे रहा, तो इस जो खाली स्थान है इसमें ये सेम टू सेम आप क्या करती आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, इसका आंसर बताइए। देखो सेम टू सेम, देखो इसमें दोनों में नीचे त्रिभुज ऐसा का ऐसा है, नीचे त्रिभुज देखिए, नीचे जो त्रिभुज है ऐसा का ऐसा है, नीचे मुंह है त्रिभुज का, ठीक है, नीचे की साइड है, यहाँ ऊपर है, तो यहाँ त्रिभुज ऊपर आएगा और क्या आएगा, ब्लैक आएगा। देखो इसमें ऊपर है लेकिन यहाँ ब्लैक नहीं है त्रिभुज, यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है, यही राइट आंसर हो गया। इस तरह 3 ऑप्शन को आप काटना सीखिए और फिर राइट आंसर आप पता कीजिए। बाकी देखो कर्व यहाँ भी यहाँ घुमाव है, ऐसे बना सकते हो, यहाँ भी ऐसा घुमाव है, ऐसे बना सकते हो, ऊपर भी ऐसा घुमाव है तो ऐसे बना सकते हो, यहाँ भी ऐसा घुमाव है, ऐसे बना सकते हो, और चारों तरफ बॉर्डर कर सकते हो, फिर पता कर सकते हो कि सेम टू सेम आकृति कौन सी है। ऑप्शन नंबर आपकी 4th राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए बाबू, सारा का सारा मैं ही थोड़ी बनाऊंगा, आपको भी बनाने होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखो इसमें कैसा पैटर्न चला, ऐसा एक आकृति थी, ऐसी लाइन थी, है ना, कर्व लाइन थी, यहाँ पर यहाँ से उस कर्व लाइन को ऐसा कैसा मिला दिया। इसी प्रकार देखो यहाँ थी, तो यहाँ से हम इसके बगल से स्टार्ट करेंगे और इसके कोने तक ले जाएंगे, ऐसी सेम टू सेम यहाँ बनाएंगे, यहाँ बगल से स्टार्ट करेंगे उधर ले जाएंगे। फिर देखो ऐसी की ऐसी आकृति किसमें है, ऐसी, ये चेंज हो गया, घुमाना फिराना नहीं है, सेम टू सेम ऐसी ही शक्ल होनी चाहिए।
ये आपकी ऐसी सेम टू सेम है, ये देखो ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ टच होना चाहिए, ये आपकी गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देखो 5 से 8 भाग नंबर 2 के क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ सीरीज के क्वेश्चन है, यहाँ कोई ना कोई सीरीज चल रही है, श्रृंखला। देखो यहाँ पर एक काला था, यहाँ 2 काले हो गए, 3 काले हो गए, अब 4 काले होंगे, 4 काले इसमें नहीं है, 4 काले इसमें भी नहीं है, 4 काले इसमें है, इसमें है, 2 ऑप्शन अब रह गए। देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ क्रॉस है, देखो प्लस का चिन्ह है, यहाँ क्रॉस है, तो क्रॉस नहीं चाहिए हमको, प्लस वाला चिन्ह चाहिए। इस तरह सीरीज बढ़ रही है, बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है एक व्रत के अंदर, यहाँ भी देखो प्लस का चिन्ह है, और यहाँ एक काला था, यहाँ 2 काला कर दिए, यहाँ 3 काला कर दिए, यहाँ 4 काला हो गया बाबू। अब आपकी मछली आ गई, मछली जल की रानी है, ठीक है, कहानी बहुत सुनाते हैं आप। देखो मछली है, मछली को पकड़ कर ऐसे घुमाओ, घड़ी घड़ी कैसे चलती है आपको पता है, घड़ी को देखना ऐसे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा की तरफ घुमाना, देखो ऐसे चलती है, टक 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 ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे सुई चलती है घड़ी की ऐसे, तो इसको ऐसे घड़ी की क्लॉकवाइज हमको घुमाना, घड़ी की दिशा की वाइज, तो इसको घुमा दिया, ठीक है, फिर इसको वैसे घुमा दिया, ये ऐसे थी, इसको पकड़कर ऐसे घुमा दिया तो ऐसे आ गई, फिर इसको पकड़कर ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे इसका मुंह आ जाएगा, अब की बार इसको ऐसे घुमाएंगे तो मुंह इधर आ जाएगा, किधर आएगा, इधर मुंह आएगा इसका, और मुंह के पास में ये काली काली इसकी क्या है, आंख, काली काली क्या है इसकी, आंख है, और पीछे क्या होगी इसकी, इसके पीछे है पूंछ भी है, ऐसे ऐसे इसके पीछे पूंछ भी है, पूंछ भी है, और पूंछ में देखो, यहाँ पूंछ के अंदर देखो, यहाँ सीधी लाइनें नहीं है, तिरछी लाइन है, देखो मुंह इधर आएगा, इसका ऑप्शन कट गया, मुंह इसका इधर है, यहाँ सीधी लाइन दे रखी है, लेकिन पूंछ में देखो तिरछी लाइनें हैं, ये ऑप्शन वैसे कट जाएगा। यहाँ पर देखो सही है, तिरछी लाइनें हैं, यहाँ इसकी आंख काली नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कट चुका है, मछली जल की रानी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसको काला किया गया है, ठीक है ना, इस डिब्बे में इसको काला किया है, आगे इसको छोड़ करके आगे वाले को काला कर दिया, यहाँ पर क्या किया, तीसरे नंबर वालों का, यहाँ देखो इसको 1 नंबर लगा सकते हैं, इसको 2 नंबर लगा सकते हैं, यहाँ 3 नंबर डिब्बे को, तो अब की बार चौथा नंबर वाला डिब्बा काला होगा, बीच में ऐसी की सेम टू सेम आकृति रहेगी, देखो ये अलग आकृति है, यहाँ बीच में क्रॉस लगा दिया, क्रॉस नहीं आना चाहिए, प्लस जैसी साइन होना चाहिए, यहाँ भी प्लस है लेकिन ये पूरा काला नहीं किया, ये ऑप्शन वैसे कट जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बीच में प्लस जैसा साइन भी दिख रहा है ये रहा, और ये चौथा आपका डिब्बा काला कर दिया गया है, ये आपका ऑप्शन वैसे कट चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखो, अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर एक गोला है उसको काला कर रखा है, यहाँ सेम दिशा में साइन जा रहे हैं, अब क्या किया, ये यहां से ये पैटर्न कैसे बना, इसको ऐसे घुमा दिया, तो कैसे, घड़ी की दिशा की वाइज हमने घुमा दिया, तो इसका मुंह नीचे आ गया, ये काले वाला सेम टू सेम ऐसा कैसा हो गया, इसको काला था, इसको काले रंग को हटा दिया, व्रत के अंदर काला रंग क्या हो गया, हट चुका है, ऐसे घुमाया, और ये पहले ऐसे थे, फिर इसको ऐसे घुमा दिया, बीच का काला रंग चला गया। अब इसको देखो, यहाँ पर ये व्हाइट आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, ये व्हाइट आपका पीछे आ गया, इसके बाद में ऐसे घुमाया तो यहाँ पर ये काला रंग फिर से आ गया, तो यहाँ पर काला रंग जो बीच में है व्रत में वो नहीं रहेगा, सब में नहीं है काला रंग, ठीक है। अब देखो इसका मुंह इधर हो गया, पहले यहाँ था फिर नीचे आ गया फिर यहाँ हो गया, अब ऊपर जाएगा ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, देखो पहले इधर गया फिर नीचे आया फिर इधर गया फिर ऊपर जाएगा, अब सीधा का सीधा जिसके मुंह है दोनों के ऊपर रहेंगे, यहाँ भी ऊपर है यहाँ भी ऊपर है, सबके ऊपर है, तो पहचानेंगे कैसे, ये ऊपर ही ऊपर वाला क्या रहेगा, काला तीर रहेगा, यहाँ काला तीर है, यहाँ भी काला तीर है, यहाँ काला तीर नहीं है, यहाँ पर काला तीर नहीं है ऊपर, नीचे आपका क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा, यहाँ व्हाइट नहीं है ना नीचे, यही एक ऑप्शन में आपके ऊपर काला है नीचे व्हाइट है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से 12 भाग नंबर 3, इसमें आपको तीन कोई ना, अच्छा इसमें आपको त्रिभुज की वर्ग की और वर्त की आकृति देगा, त्रिभुज क्या होता है, देखो त्रिभुज की आकृति में बता देता हूँ, त्रिभुज ऐसी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, वर्ग क्या होता है, ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं, व्रत किसे कहते हैं, ये आपका व्रत है, ठीक है ना,
ये आपका वृत्त है, ये आपका वर्ग है, ये आपका त्रिभुज है। इन आकृतियों को कंप्लीट करना है। ये अधूरी आकृति देगा, हमको क्या करना है, पूरी आकृति बनाना है, इनको पूरा करना है। देखो ये वर्ग की आकृति को पूरा करना है, ये वर्ग की आकृति आधी लग रही है, इसको हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, यहां से हम पेंसिल को कोना से यहां ले जाएंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे, फिर यहाँ कोना टू कोना जरूर मिलाएंगे, इस कोने से लेकर यहाँ बॉर्डर पर ले चलेंगे, फिर यहाँ सीधा है। ये देखो, ये जो मैंने पेंसिल फेरा है, ये सेम टू सेम आकृति किसमें है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो घुमाव ज्यादा है ना, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यह सीधा नहीं है, यहाँ घुमाव है, गोलाकार है। ये देखो एक बार, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतना घुमाव नहीं है। ये आपका आंसर होगा। ये आकृति और ये आकृति आपकी सेम टू सेम दिख रही है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देखो, ये आपका वर्ग का नहीं है, ये त्रिभुज का है, ठीक है ना। यहाँ त्रिभुज की आकृति कंप्लीट करनी है हमको, तो इस कोने से इस कोने से इस कोने को मिला देंगे, इस कोने से इसको मिला देंगे, फिर यहाँ पर कोना जो इसका शुरुआती बिंदु है, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ बॉर्डर बॉर्डर कुछ लगा देंगे। ये सेम टू सेम आकृति किसमें है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ टच हो रहा है, बीच में यहाँ टच नहीं होना चाहिए। और ये तीखा मुंह है, ये तीखा नहीं है, ये थोड़ा मोटा है, इसलिए कट जाएगा। ये भी इसका तीखा मुंह है, ऑप्शन कट गया। ये टच हो रहा है, ऑप्शन कट चुका है। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो टच भी नहीं हो रहा, ये आपका सीधा है, ये भी आपका इधर का है, फिर ये घूम रहा है, ये सेम टू सेम आकृति है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे ऊपर भी लाइन थोड़ा सा खींच सकते हो, तो ये आपकी सेम टू सेम आकृति बन जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाली, डी वाली नहीं होगी, क्योंकि ये तीखा मुंह नहीं है, तीखा तो है ही नहीं है मुंह, यहाँ देखो चौड़ा मुंह है, फिर ये लाइन आप खींच सकते हो। ये आपका आधा वृत्त है, इसको पूरा बनाना है, तो सबसे पहले इस कोने से लेकर के मैं ऐसे घुमाऊंगा, ये आपका पूरा वृत्त हो गया। अब यहां से आपको जो बॉर्डर है, यहां तक इसको पेंसिल को खींच देना, बॉर्डर के ऊपर ऊपर आपको ले जाना है, बिल्कुल आराम से बाबू ले जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये वाली आकृति ढूंढो, सेम टू सेम किसमें है, ये वाली देखो, यहां पर ये वाली आकृति क्यों नहीं होगी, यहाँ यहाँ सीधी लाइन है, यहाँ तिरछी लाइन है ये वाली, तो ये ऑप्शन आपका कट चुका है। यहाँ पर देखो, ये तीखा मुंह नहीं है, यहाँ पर आपका ये ऐसे सीधा ही मुंह है, तीखा मुंह, ये इसलिए कट जाएगा। इस आकृति को देखो, ये वाला आकृति, ये वाली आकृति यहाँ की जगह, और ये वाली ये वाली आकृति, ये वाली आकृति बिल्कुल मैच खा रही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तीखा, ये तिरछा हो रहा है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपका त्रिभुज ही है, ठीक है ना। इस त्रिभुज को कंप्लीट करना है, तो ये वाली लाइन मैं सीधा का सीधा यहां तक लाऊंगा, और ये वाली लाइन सीधी की सीधी यहां तक लाऊंगा। अब इस कोने को यहां तक बॉर्डर के आधार पर आपको मिलाना है, जैसे जैसे बॉर्डर चल रही है वैसे वैसे हमको पेंसिल को ले जाना है और मिला देना है। ये जो रेड कलर वाली आपको दिख रही है ना, ऐसे आपको पेंसिल को दिख जाएगी आकृति। ये वाली सेम टू सेम आकृति कहाँ है, देखो ये वाली आकृति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर एक लंबी लाइन है यहाँ तक, ये वाली वैसे नहीं होगी। यहाँ तक लंबी लाइन है, ये जा रही है, ये आकृति सेम टू सेम लग रही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली देखो लंबी लाइन है, ये वाली देखते हैं, यहाँ पर तिरछा मुंह नहीं है, ऊपर तिरछा नहीं है ना, यहाँ तो देखो लाइन ऐसे जा रही है, तो सेम टू सेम आकृति, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 4 आपका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब। ये किसका साइन है, ये दर्पण का साइन है, ठीक है ना, इसको दर्पण का चिन्ह बोलते हैं। दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशा, जिसमें आप शक्ल देखते हो ना, सुबह सुबह जब स्कूल जाते हो, बाल वाल देखते हो अच्छी तरह, शक्ल कैसी है, ठीक है ना। तो इस शीशे में आपको बताना है कैसी आपका दर्पण दिखेगा, कैसी आकृति दिखेगी। चलिए 4 क्वेश्चन इसके पूछेंगे, आपको क्या करना है, डेली एक खेल खेलना है, अपना शीशा पास में रखना है, ABCD लेटर रखना है और उनको देखना है ना, एक रंग बिरंगा एक रंग का डिब्बा लिया ना, उसमें लिखना ABCD, उनको है ना अच्छी तरह लिख करके फिर शीशे में आपको देखना है। ऐसे ही आपको गिनती लिखनी है 10 तक, उनको देखना है कैसे दिख रही है आपको शीशे के अंदर।
ठीक है। यहाँ तो मैं शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ आपको आंसर लाने के लिए। अपनी पेंसिल का क्या करना है, ऐसे लाइन खींच देनी है सीधी की सीधी क्वेश्चन पर ही, इसको ऐसे की ऐसी खींच देनी है, और इधर कैसी कैसी, यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा सेम टू सेम पेंसिल का लाइन खींच देना, और कुछ नहीं करना, पेज को उलट कर देना है। पेज को क्या करना है, उल्टा। जब पेज को उल्टा करोगे तो ऐसी आकृति दिखेगी। कैसी आकृति, ऐसी आकृति आपको दिखेगी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे घुमाना नहीं है, पेज को उल्टा करना। जैसे ये बना हुआ है, इसको उल्टा करके देखना है पीछे कैसी आकृति बन रही है, ऐसी आकृति दिखेगी सेम टू सेम, इसको टिक कर देना। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट मेथड है। दूसरा और मेथड बताऊं, और भी बता देता हूं। ठीक है, दूसरा देखो, ये पास में है ये दो दो तिरछी लाइनें हैं, ये आपकी पास में आ रहा है कोण, तो ये भी आपकी देखो सीधी की सीधी लाइन है। ये भी पास वाली आकृति पास में बनेगी, पास वाला जो साइन है पास में बनेगा। ये फिर आपकी सीधी की लाइन सीधी की रहेगी। ये आपके दूर पीछे हैं, तो ये आपका पीछे बन जाएगा। पीछे वाला भाग पीछे बनेगा, आगे वाला भाग आगे बनेगा। दर्पण के पास वाला भाग पास में बनेगा, दूर वाला भाग दूर बनेगा। ठीक है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये शॉर्टकट मेथड तो मैंने बता दिया कि पेंसिल खींचो और फिर उल्टा करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, ये पास में त्रिभुज ऐसे बना है, तो इधर पास में बनेगा, इधर बन रहा है। फिर देखो ऊपर जाएगी लाइन, यहाँ पर भी जाएगी, फिर इधर पीछे आ जाएगी, यहाँ पर जा रही है। फिर ये सीधी की सीधी नीचे आ जाएगी, यहाँ पर भी सीधी की सीधी नीचे आ रही है। फिर दो वृत्त यहाँ बनेंगे, पास वाला पास में, देखो पास वाला पास में बनेगा। ये पास वाला पास में तो बन गया, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ क्रॉस का चिन्ह आ गया, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर भी क्रॉस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस। अब दोनों को देखते हैं, यहाँ पर प्लस आ रहा है आगे, यहाँ पर भी प्लस आ रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाला देखते हैं, ये पास में है, ये भी पास में है, ये ऊपर दूर में है, तो ये ऊपर दूर में बना। ये क्यों राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ त्रिभुज को उल्टा कर दिया। ऐसे घुमाना नहीं है, सिर्फ ऐसे आपको उल्टा करना है, इस तरह उल्टा करना है। ठीक है ना, पेज को ऐसे पलटते हैं, इसी प्रकार इस आकृति को ऐसे पलट देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे। यहां पर देखो बाबू, यहां पर ये सीधी लाइन है सबसे पहले, तो यहाँ बगल में सीधी लाइन होगी। फिर ये ऊपर तिरछी जा रही है ऐसे, तो इधर भागेगी। ये पास वाला कोना पास में, दूर वाला कोना दूर चला गया। फिर ये लाइन सीधी की सीधी इधर गई, तो यहाँ पर भी इधर गई सीधी की सीधी। फिर देखो यहाँ कोने पर क्या है, ये आपका त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी कोने पर ये त्रिभुज बना हुआ है। फिर देखो ये वाली लाइन सीधी की सीधी चलेगी, इधर भी ये लाइन सीधी की सीधी चलेगी। फिर यहाँ पर ये सीधा का सीधा क्या आ जाएगा, लाइन, ये सीधा का सीधा लाइन यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये साइन आपका दूर जा रहा है, तो ये पास आ रहा है, दर्पण के पास नहीं आना चाहिए, इधर जाएगा ये वाला, है ना, इधर जाएगा। तो ये ऑप्शन वैसे कट चुका है। इधर कौन सा है, ये वाला, लेकिन यहाँ पर कोने पर ये पास में बना दिया, इधर बनाना चाहिए, इसलिए कट गया। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इसमें ये तीर भी सही है, ये वाला भी सही है। ठीक है, ये वाला राइट आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जगह कम है, यहाँ जगह ज्यादा है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ बराबर में बीच में ये आपका तीर है। ठीक है, यहाँ पर भी बीच में है, तो बीच में ही आपका रहेगा ये। इसके बाद में देखो राजा जी, ये राजा जी कैसे दिखेंगे हमको। राजा जी में देखो दर्पण के पास में ए है, तो आपका ए दिखेगा सबसे पहले, ए दिखेगा। यहाँ दर्पण के पास में आर है, यहाँ ए है। यहाँ उल्टा नहीं करना, उल्टा हमको ऐसे नहीं करना। ठीक है ना, जैसा का जैसा है ऐसे करना है। ए को उल्टा ऐसे करेंगे, पलटेंगे, इस तरह पलटेंगे तो ए ही दिखेगा हमको। ये आपको ऐसे उल्टा नहीं कर दिया, इसने क्या किया, ऐसे कर दिया। इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना है। ये भी आपका रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे आपको रॉन्ग निकालने आने चाहिए ऑप्शन, फिर आपका राइट आंसर पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर 17 से 20 ये 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यहाँ छुपी हुई आकृति को हमको ढूंढना है, इसको ढूंढना है चारों आकृतियों में। इस तरह की आकृति कहाँ बन रही है, तो सबसे पहले आपको आंखें खोलनी है अच्छी तरीके से और देखना है। देखो ये आकृति यहाँ नहीं बन रही, ऐसे है ये वाली, ये चला गया, फिर ये वाली रेखा यहाँ चली गई, और बीच में ये वाली नहीं बन रही, ये भी यहाँ नहीं बन रही। ऐसे बनेगी, यहाँ पर ये वाली लाइन ऐसे बनेगी, फिर ये वाली लाइन ऐसे, और ये बीच में ऐसा कर्व हो जाएगा। ये सेम टू सेम आकृति कहाँ मिली हमारे को, ऑप्शन नंबर बी में मिले।
इस तरह से ये एन आपको ढूंढना है। एन देखो यहाँ पर आपको मिलेगा, ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे, इसमें छुपा हुआ आपका ये एन है और किसी आकृति में आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस चोर को आपको ढूंढना है, ये गुम गया इनमें, यहां पर इनको ढूंढना है। यहां पर देखो ये ऑप्शन आप कह सकते हैं नहीं होगा, क्योंकि यहां बराबर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो ऐसे, ऐसी आकृति है, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे, ये सेम टू सेम आकृति है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा होना चाहिए। अच्छा यहाँ सीधा भी है ना, ये बन गया फिर ऐसे बन गया फिर ऐसे बन गया फिर ऐसे, ये सेम टू सेम आकृति इसी में मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ये देखो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, इसमें लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। 5 लाइनें बराबर नहीं है, यहाँ तो देखो बराबर है, ये 2 लाइनें ऐसी है, 2 लाइनें ऐसी, ये तिरछी लाइन है, ठीक है। बराबर लाइनें नहीं है, 2 बराबर है, यहाँ पर ये भी बराबर है, 2 बराबर है, फिर 2 बराबर है, फिर एक बड़ी है, ठीक है। इसमें 5 लाइनें कहाँ पर है, यहाँ पर 5 लाइनें दिख रही है और कहीं पर है आपको 5 लाइनें नहीं दिख रही। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारे ईवीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जाइए। जिनको आ रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीज के बजाय बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है। जो फैन का पौधा है वो बीज की बजाय किसके द्वारा प्रजनन करता है, बीजाणुओं के द्वारा, ठीक है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए बाबू। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन मानी जाती है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी गई है। इसके बाद में आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, जल चक्कर में पौधे द्वारा जलवाष्प छोड़ने की प्रक्रिया, जो जलवाष्प छोड़ते हैं उसको हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, वाष्पीकरण। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, नींबू। नींबू में विटामिन कौन सा पाया जाता है, सी पाया जाता है। शरीर को रोगों से बचाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है। शरीर को रोगों से बचाने में सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है, श्वेत, जो WBC है, श्वेत रक्त कणिका होती है, वही हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। इसके बाद में आगे के क्वेश्चन आपके इस तरह इस टाइप में मिलेंगे। सभी बच्चे ध्यान से आंसर देते जाइए बाबू। हमारे साथ लाइव पढ़ना है तो JNV क्लासेस प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा, पीले कलर का लोगो होगा, वहां से आप इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए और मोबाइल नंबर पर आप अपने पेरेंट्स से बात करवाकर ज्वाइन करवा दीजिए। यहाँ पर डेली क्लासें आपको मिलने वाली है, हमारे साथ जुड़ करके आप सारे टॉपिक्स ईवीएस के, रीजनिंग के, मैथ के कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल टाइप वाइज, 0 से हीरो तक। क्योंकि एक दिन में आपका कुछ नहीं होता, लेकिन आप धीरे धीरे मेहनत करोगे तो सारा कोर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद में रिवीजन करोगे, उसके बाद में मॉडल पेपर में आप स्कोर करोगे 100 में से 90, तब जाकर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो देरी मत कीजिए, टाइम बहुत कम है, 28 नवंबर 2026 को ही आपका पेपर है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो सबसे पहले अपना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए जो आपको नए सिलेबस के आधार पर कंप्लीट कोर्स करवा रहा है, वहां जुड़ करके अपना कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में रिवीजन कीजिए, फिर आपके ये मॉडल पेपर लगाना शुरू कीजिए और स्कोर करिए 90+। नाक का मुख्य कार्य क्या है, नाक से हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, श्वसन के साथ गंध को भी पहचान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां, भोजन का अधिकांश पाचन किस रस की सहायता से छोटी आंत में होता है, पित्त रस और अग्नाशय रस। कई जो छात्र ऐसे सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हिंदी में करवा रहे हैं, आपको इंग्लिश में भी चाहिए, तो हमारे जो मॉडल पेपर सीरीज है ऐप पर, वहां जुड़िए, वहां पर आपको हम बाइलिंगुअल करवाते हैं हिंदी और इंग्लिश में,
वहां पर इंग्लिश के भी आपको पैराग्राफ दिखने वाले हैं, इंग्लिश में ही आपके यूएस के क्वेश्चन दिखेंगे, तो वहां आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, दोनों के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए एप्लीकेशन पर। यहां पर क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाता है तो हिंदी मीडियम में ही हम करा पाएंगे यूट्यूब पर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भोजन संरक्षण की पारंपरिक विधि है? भोजन का हमको संरक्षण करना है तो उसकी पारंपरिक विधि क्या है? देखो, पहली है पाश्चुकरण, डिब्बाबंदी, अचार बंदाना, वैक्यूम पैकिंग। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, क्या होगा? इसका हो गया राइट आंसर अचार बनाना। क्या हो जाएगा? अचार बनाना भोजन संरक्षण की पारंपरिक विधि है। पारंपरिक का मतलब पहले से परंपरा से हमारी चली आ रही है। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? आप वायु प्रदूषण को सबसे कम कैसे कर सकते हो? अधिक वृक्ष लगाकर, वृक्षारोपण करके आप वायु प्रदूषण कम कर सकते हो, क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बना लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है बेटा बरगद। कौन सा है? बरगद है बाबू। कौन सा है? बरगद। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, पहचान में आना चाहिए आपको। मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवा रखा है। खरीफ की फसल, ठीक है ना। देखो, गेहूं नहीं है, ये रबी की है, चना भी रबी की है, मटर भी रबी की है। जो धान की फसल क्या है? ये खरीफ की फसल कहलाती है। इसके बाद में आगे का क्वेश्चन है सुनामी मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होता है? सुनामी आपका किस कारण उत्पन्न होगा? बताइए फटाफट, सुनामी किस कारण उत्पन्न होता है? समुद्र के भीतर है ना, भूकंप के कारण आपका क्या होता है? सुनामी उत्पन्न हो जाता है। चलिए, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की छत ढलानदार क्यों बनाई जाती है? जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी इलाके, हिमाचल साइड में, उस तरह आपकी छतें बनाई जाती है, इस तरह आपका मकान बनाया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब बर्फ गिरेगी तो यहाँ पर बर्फ जमती है, तो पिघल कर आपकी नीचे उतर जाए, बर्फ और वर्षा का पानी आसानी से क्या हो सके? फिसल सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी दिसपुर है? जो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। अगला आपका अनुच्छेद आएगा पर्यावरण का, और ये फटाफट हम पढ़ लेते हैं और फिर आंसर देते हैं। वन हमारे पर्यावरण का अमूल्य भाग है। ये हमें शुद्ध वायु, लकड़ी, औषधियां, फल तथा अनेक प्रकार के संसाधन प्रदान करते हैं। जल अनेक पशु पक्षियों का प्राकृतिक आवास भी है। यदि वनों की अंधाधुंध कटाई होती रहे तो वन्य जीवों का जीवन संकट में पड़ जाएगा और पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वनों की रक्षा करना तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना हम सभी की क्या है? जिम्मेदारी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। इसके प्रश्न आएंगे आपके पैराग्राफ में ही, प्रश्न आपको ढूंढने होंगे, यहां मिल जाएंगे आपको। वन हमें क्या प्रदान करते हैं? वन हमें क्या प्रदान करते हैं? हमारे देखो, शुद्ध वायु, औषधियां, लकड़ियां, ये तीनों चीज हमारी दे रखी है पैराग्राफ में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 4 क्वेश्चन है आपके यहां पर मिलेंगे। देखो, जंगल किसका प्राकृतिक आवास है? जंगल किसका प्राकृतिक आवास है? जंगल के अंदर कौन रहते हैं? बताइए फटाफट। यहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहते हैं? पशु पक्षी रहते हैं। मनुष्य, केवल मनुष्य, ये गलत हो जाएगा। केवल मनुष्य नहीं है, केवल शब्द लगा है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य ही नहीं रहता, यहाँ पर और भी रहते हैं, पालतू जानवर रहते हैं। केवल पालतू, केवल शब्द लगते ही वो गलत हो जाएगा आपका। वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या होगा? वनों की यदि हम अंधाधुंध कटाई करेंगे तो पर्यावरण का संतुलन आपका बिगड़ जाएगा।
वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? वन्य जीवों का हमको संरक्षण करना है। क्या करना है? संरक्षण करना है, तभी आपकी सुरक्षा हो पाएगी। लास्ट क्वेश्चन आपका ईवीएस का है, फिर हम मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। वनों की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? ये हम सभी की है, ठीक है ना, सरकार की, केवल वन विभाग की मैं कह रहा हूं। केवल वाला तो आंसर गलत होगा, ठीक है ना, जहां केवल लिखा वो तो आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि जिस तरह पैराग्राफ में आपका दे रखा है वही हमको आंसर लगाना है, अपनी मर्जी से कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ये आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, सारे के सारे आपके पिछली नवोदय की एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो सभी बच्चे बने रहेंगे, सभी क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो रुकिए और देखिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, देखने 2-3 बार आपको वीडियो को देखना है, तब जाकर समझ में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है 41। इनको मैं स्क्रीनशॉट लेकर के उधर ले चलता हूं, यहाँ पर जगह कम है ना, उधर हम ले चलते हैं इनको। चलिए, अब बता दीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है। पेन कॉपी ले लीजिए और फटाफट आंसर बताइए। नीचे दिए गए ग्राफ का एक क्वेश्चन आपके 100% आएगा। ग्राफ में एक जूस की फैक्ट्री के विभिन्न महीनों में बिके जूस पैकेटों की संख्या बता रहे हैं। मार्च में कितने बिके और अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में कितने पैकेट हमारी जूस के पैकेटों के बिक्री हुई है, ये दे रखा है। एक जूस का जो चित्र है इस बराबर है 200 जूस के पैकेट। क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास प्रश्न नीचे है, अप्रैल की तुलना में जुलाई में कितने अधिक जूस पैकेट बेचे गए। देखो अप्रैल यहाँ है, अप्रैल हमारे पास में 3 चित्र दिख रहे हैं, 3 बेचे गए, 3। और जुलाई में कितने चित्र दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 दिखे हैं। तो अप्रैल की तुलना में जुलाई में कितने अधिक बेचे गए हैं? 3 चित्र। एक चित्र का मतलब है 200, तो 3 चित्र का मतलब कितना हो जाएगा? 200 को 3 से गुणा करेंगे तो 600। 600 क्या आए? पैकेट आ गए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही कर लेते हैं। 42वां क्वेश्चन देखिए, 45 का संपूरक आपको बताना है। जब भी हम संपूरक, संपूरक से याद रखना, से हम सो जाते हैं, से याद रखना सोना। जब सोते हैं तो आप सीधी रेखा में लेट जाते हो ना ऐसे, तो सीधी रेखा में जब हम सोते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको संपूरक निकालने के लिए क्या करना होगा? 180 से माइनस करना होगा, याद रह जाएगा। संपूरक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 180 में से माइनस करते हैं, तो माइनस कर दो। यहाँ हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 4 गया तो 3, 135 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। किसी षटभुज, षटभुज का मतलब जिसके 6 भुजा है उसको हम षटभुज कहते हैं, के अंतः कोणों का योगफल। किसी भी आकृति, कोई भी आकृति दे रखो आपके पास में, त्रिभुज की दे रखी हो, चतुर्भुज की दे रखी हो, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, कितने ही भुज की दे रखी हो, अंतः कोणों का आपको योगफल निकालना था। उसका सूत्र होता है n-2 गुणा 180। यहाँ n का मतलब होता है भुजा। भुजा कितनी है? 6, तो 6 रख दो n की जगह, -2 गुणा 180। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 6 में से 2 माइनस किया तो 4 बचा, फिर है गुणे में 180। 4 को 180 से गुणे करेंगे तो 18 दूना 36, 18 तेरह 54, 18 चौक है 72 और 0 का 0, 720 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर दूं, दिख नहीं रहा? चलो बड़ा कर दिया। इसके बाद में देखो, ये संख्या दे रखी है 4367 को निकटतम दहाई करना है। निकटतम कैसे करते हैं? जैसे 4000 हमारे पास में है, 4367 है, तो इकाई दहाई, दहाई के अंक को आपको लाइन खींच देना है। दहाई के इधर देखना है राइट साइड में, दाईं ओर, दायां अंक राइट साइड में आपका 5 है या 5 से ज्यादा है, तो जहां हमने लाइन खींची है वहां +1 हो जाएगा, और बाकी इधर राइट साइड का 0 बन जाएगा। यहाँ 0 हो गया, 6 में 1 प्लस किया तो 7 3 4। यहाँ कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे निकटतम में आपको करना है।
ये वाला क्वेश्चन तो मैं उधर ही आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 45। अच्छा, यहां पर नया पेज हमको लेना होगा। चलो ले लेते हैं बाबू नया पेज। ठीक है ना, आपके पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पैसेज को भी पढ़ना है, भग नहीं जाना है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न पत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 5/6 में क्या घटाया जाए कि हमारे पास में क्या बच जाए, 1/2 बच जाए। 1/2 प्राप्त हो तो क्या घटाएंगे, इसी को जो प्राप्त हो रहा है उसी को हम घटा देंगे। जो प्राप्त हो रहा है उसी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखो नीचे 6 है, यहाँ 6 बनाने के लिए नीचे गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो ऊपर भी आपको 3 से गुणा करना है। एक समान संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं भिन्न को। ये आपका 5/6 ऐसा का ऐसा रहेगा, माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 6। नीचे देखो नीचे वाली संख्या समान दिख रही है तो इसको हम एक बार लिख देते हैं। नीचे वाली संख्या यदि समान दिखे तो उसको हम एक बार लिखते हैं, कब, जब हम प्लस माइनस करते हैं भिन्न का। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2/6। 2/6 ऑप्शन में है, ये रहा 2/6। ठीक है ना, 2/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका और आंसर भी बन सकता है, हम काट भी सकते हैं ना, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ एक ऑप्शन आपका 1/2 होना चाहिए, दोनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 46 है। इसको यहीं बता देता हूं, है ना, वहां नहीं ले जाते, ये तो सोल्व यहीं पर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है बोर्ड मास का, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6, फिर यहाँ +5 -15, ये मजला ब्रैकेट हो जाएगा +50, ये आपका मजला ब्रैकेट बंद। अब हम माइनस कर देते हैं, मजले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 15 में से 5 गया तो 10, और 10 में हम 6 प्लस किया तो कितना हो गया 16। अब आपका यहाँ से मजला ब्रैकेट वाला मामला सोल्व हो गया, तो इसको हटा देंगे, +50। 50 में 16 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 50 में 16 प्लस कर दो तो 66 आएगा। 66 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन भी यहां पर सोल्व करते हैं। एक वृत्त है, वृत्त कैसी आकृति होती है, ऐसे जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, ऐसे आकृति को हम वृत्त कहते हैं। कुछ तिलियों, एक वृत्त में कुछ तिलियां लगाई गई है, देखो तिलियां वृत्त में ऐसे लगाएंगे, ऐसे वृत्त के अंदर तिलियां लगा देंगे, ऐसे लगती है ना। हर दो संलग्न, संलग्न का मतलब जो साथ में तिलियां हैं, इन दोनों के बीच में, दोनों तिलियों के बीच का कोण है 7.5। तो कुल कितनी तिलियां हैं, तो कुल तिलियों का सूत्र होता है, कुल तिलियों का सूत्र याद रखना है। कुल तिलियों की आपको संख्या बतानी है तो 360। इसमें देखो टोटल आपका कोण बनेगा 360, और बटा दो तिलियों के बीच का कोण आपको रखना है नीचे 7.5। यहाँ पर देखो डेसिमल तो हटा दिया, लेकिन यहाँ आपको डेसिमल हटाना आना चाहिए। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा, 1 और 0 आ जाएगी। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और फिर यहाँ 5 से काटेंगे 5 से 15, 5 5 7 35, 5 दूनी 10। फिर देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 24 गुणे का चिन्ह है, 24 गुणा 2, 24 को 2 से गुणा किया तो 48। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है ना, जो बच्चा मेरे साथ डेली पढ़ रहा है तो उसके लिए तो ये सारे के सारे बहुत ही सिंपल सवाल लग रहे होंगे। ठीक है ना, ये वाले सवाल मैंने करवा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 48 क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है, तो इसका आंसर सबसे पहले सभी बच्चे करेंगे कॉपी में और कमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन इसके अभाज्य गुणनखंड बताना है बाबू। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 84 यहाँ लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 के देंगे, 3 7 21, 7 1 का भाग जाएगा एक बार। अब इनको आपको गुणा में लिख देना, इधर जो संख्या प्राप्त हो रही है इसको गुणा में लिख देना, 2 गुणा 2,
गुणा 3 गुणे 7, तो ये कहाँ है? 2 गुणा में 2 बार है, 3 है, फिर 7 है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बेटा। कौन सा होगा बाबू? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 49, 49 एक भाग के प्रश्न में, भाग का प्रश्न ऐसा ही होता है ना, भाग ऐसे हम भाग देते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं भाज्य। इसको हम जिसका भाग दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं भाजक। यहाँ जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो प्राप्त होता है शेष उसको हम क्या बोलते हैं? शेष फल बोलते हैं। भाग किसका देंगे? ध्यान से देखो, भाजक कितना है? 48, तो हम भाग देंगे 48 का। भागफल कितना प्राप्त होगा? 23, ठीक है ना, 23। और शेषफल कितना होगा? 19। तो हमको ये वाली संख्या चाहिए, तो इसको भाजक को भागफल से गुणा करेंगे, 48 को किससे गुणा करेंगे? 23 से गुणा करेंगे, और शेषफल में क्या जोड़ेंगे? 19। तो पहले आपको गुणा करना है बोर्डमास के नियम के अनुसार। किसको गुणा करना है? 48 को 23 से गुणा करो, 3 8 है 24, हासिल का 2, 4 3 चौक 12, 2 कितना हो गया? 14, फिर गुणे 2 8 16, हासिल का 1, 2 चौकी 8 रही, कितना हुआ? 9, 4, फिर प्लस कर दो, 6 4 10, हासिल का 1, 9 और 10 रही, कितना हो गया? 11, 1100। 4 में क्या प्लस करना? 19 प्लस करना है, प्लस कर दो, 9 और 4 13, हासिल का 1, 1 रही 2, यहाँ 11, 1123। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका किस आयत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो यहीं पर हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो सबका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। देखो इसका क्षेत्रफल, लंबाई कितनी है? 20 गुणे और 10 हो जाएगा, चौड़ाई 10, तो 20 को 10 से गुणा करेंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, 2 को 1 से गुणा किया तो 200 हो गया। अब यहाँ देखो लंबाई है 200 गुणे चौड़ाई है 9, तो बाई नामे कितना होता है? बाई नामे 198, 198 होता है ना, इसका 198 हो जाएगा। फिर देखो 18, लंबाई है 18 गुणे चौड़ाई है 12, 18 को 12 से गुणा कर लो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिकानी 72, 12 सातम 84, 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल का 9, 12 एकम 12, 9 कितना हो गया? 12 9 हो गया आपका 21 हो गया ना, 216। इसका क्षेत्रफल आया 216। इसका देखो 24 को 8 से गुणा कर लो, 24 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 दूनी 16, 3 कितना हो गया? 19। इसका क्षेत्रफल 192, इसका 216, इसको 198, इसका 200। किसका सबसे ज्यादा है? सबसे बड़ा किसका है? देखो इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है 216। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सी नंबर का आयत नंबर सी 216 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, सबसे बड़ा इसी का ही है। इन सब की पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन, तो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां पर आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको, है ना, एक ही कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, इसको ले चलते हैं उधर, हमारे बोर्ड पर ले चलते हैं। हम बोर्ड पर इसको क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से करवाएंगे बाबू। चलिए यहां देखिए, सबसे पहले आपको एक है, इसको ऐसा कैसा रहने दीजिए, यहाँ एक जीरो है तो यहाँ एक छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा। यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक बनाएंगे, आगे जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लग जाएगा। यहाँ 3 अंक है तो इसको 3 अंक बनाने के लिए आगे 2 जीरो लगा देंगे, 3 अंक हो गया, फिर पॉइंट लग जाएगा। यहाँ 4 जीरो है तो इसको 4 अंक बनाने के लिए आगे 3 जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर सबको प्लस करना। एक इसके पॉइंट नहीं लगा हुआ, पॉइंट वाली अलग लिखनी है, बिना पॉइंट वाली अलग लिखनी है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, फिर आपको लिखते जाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है बिल्कुल एक सिद्ध में, और फिर आपको प्लस कर देना है। अब इसको प्लस कर दो, देखो 1 का 1, 1 में 0 प्लस किया तो 1, 1 में 0 प्लस किया तो 1, 1 में 0 प्लस किया तो 1, पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट रखना है और 1 का 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा बाबू। कौन सा राइट आंसर होगा? ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना है बाबू।
आराम से समझते जाइए, बिल्कुल ध्यान से आप समझते जाइए। चलिए, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। वर्ग कैसा होता है? ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। ये आपकी वर्ग की आकृति है, ये आपकी क्या है? आयत की आकृति। इन दोनों का परिमाप समाप है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप समान का मतलब बराबर है किसके? आयत के परिमाप के। आयत का परिमाप ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है क्वेश्चन में। ये कहाँ पर लिखा है? क्वेश्चन में लिखा गया है। ये देखो, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है, जो कि किसके परिमाप के बराबर है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है, वो रख दो। यहाँ पर दे रखा है यदि वर्ग की भुजा 16 है तो भुजा की जगह 16 लिखेंगे, गुणा 4 बराबर आयत की लंबाई कितनी है? 18 है। आयत की लंबाई है तो 2 गुणा लंबाई है 18 गुणा चौड़ाई। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार 16 को 2 से गुणा किया तो 32, उधर बचा है 18 गुणा चौड़ाई। 18 गुणा, अच्छा 18 प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ सॉरी प्लस का चिन्ह आएगा। 18 प्लस चौड़ाई, ठीक है ना? प्लस आता है, गुणा का कब आता है? क्षेत्रफल में आता है। तो यहाँ पर 18 इधर आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा चौड़ाई। 32 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 2 4 14 बच जाएगा। तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई? 14। इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन हम थोड़ा फटाफट से करेंगे। प्रथम 5 सम और विषम संख्याओं का योगफल। देखो, पहली 5 सम संख्याएं देखते हैं, 2 4 6 8 10, इनको जोड़ेंगे। और पहली 5 विषम संख्या 1 3 5 7 9, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। 2 और 4 कितना हुआ? 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 से 10 कितना हुआ? 30। 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 कितना हो गया? 25। तो 30 और 25 कितना हो गया? 55। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहीं पर कर लेते हैं। एक पानी की टंकी, इस टंकी की पूरी क्षमता। देखो, पानी की टंकी इस तरह होती है, ये आपकी पानी की टंकी है, इस तरह है। ये आपकी पानी की टंकी है इस तरह, ठीक है। इसमें 48 लीटर पानी आता है। क्षमता का मतलब इसके अंदर कितना पानी आता है? 48 लीटर। अभी वो आधी भरी हुई है, अभी क्या है? आधी है। तो आधी में कितना पानी आएगा? आधा कर दो, 48 का आधा कितना होता है? 24 होता है। 2 का भाग दे लो 48 में। इसमें से 1/3 पानी निकाल दिया जाता है। 24 का 1/3 निकालेंगे तो 3 8 24, 8 आ जाएगा। कितना? 8 हमने निकाल दिया। 24 पानी था, उसमें से 8 लीटर हमने निकाल दिया, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6, 16 लीटर इसमें बच गया। कितना बच गया? 16 लीटर में अभी टंकी में पानी है। टंकी को पूरा भरने में और पानी कितना चाहिए? देखो, 48 लीटर इसमें पानी आ सकता है, 16 लीटर ही है, तो बाकी कितना पानी डालेंगे? 48 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32 लीटर इसमें हमको डालना होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास में अंक दे रखे हैं, इनकी आपको 6 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक पहले लिखेंगे, सबसे आगे बड़ा अंक है 9। 9 आएगा, फिर इससे छोटा 6 आएगा, फिर इससे छोटा 5 आएगा, फिर इससे छोटा 3 आएगा, फिर इससे छोटा 2, फिर इससे छोटा 0। बड़ी संख्या बनाने समय बड़े अंक से छोटे अंक की ओर चलते हैं। 9 6 5 3 2 0, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें देखो, आरोही क्रम में आपको बताना है। जब आपको आरोही क्रम में बताना है तो दशमलव में बदलना आना चाहिए। दशमलव में, ये वाला क्वेश्चन उधर लेकर चलता हूं। अच्छा, यहां से हम नया पेज लेते हैं, फिर लेते हैं आपका स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का। और ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया है। और अब देखो, सबको डेसिमल में बदल लो। भिन्न है, डेसिमल में बदलना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। 9/14। 9/14 का मतलब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का भाग देंगे, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगते ही यहाँ 0 लगेगी। 14.70, 4×84, 6 बार जाएगा, फिर ओर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6।
पॉइंट लगने के बाद में जीरो लगता रहता है। 14×28 42 चौक चौक 56, 2 अंकों तक निकालना है। 9.14 का मतलब कितना हो गया, 0.64 हो गया। फिर देखो 7/18 है, 7/18 का मतलब 7 में 18 का भाग दे रहे हैं, नहीं जा रहा तो जबरदस्त देंगे, पॉइंट लगाएंगे। फिर देखो जीरो लग जाएगा, 18×2 = 36, 18×3 = 54, 18×4 = 3 बार जाएगा, 18×4 = 72 तो ज्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, इधर 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और फिर पॉइंट लगने के बाद में जीरो लग जाएगा। 18×36 = 38, 34 1872 18 18 नाम का 162, 18×36 = 38 34 1872 18×5 = 90 18 के 108 18 124 18 × 144 है ना, 8 बार जाएगा 144, ठीक है ना, लगभग ये 8 बार जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0.38, ठीक है। इसके बाद में है 5/9, 5/9 का मतलब 5 में 9 का भाग दे रहे हैं, 9 नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगते ही जीरो, 9×6 = 54, 9×4 = 36, 9×5 = 45, 5 बार जाएगा, 45 माइनस करेंगे 5, फिर आपका जीरो उतर जाएगा, पॉइंट के बाद में हमेशा जीरो लगता रहता है नीचे, 9×5 = 45, 0.55 बार जाएगा। तो आगे बच गया आपका 7/8, 7/8 में देखो, 7/8 में 7 में 8 का भाग दो, पॉइंट लगेगा जीरो, 7×8 = 56, 7 नाम 63 माइनस करेंगे तो फिर 7 बचेगा, पॉइंट के बाद जीरो लग जाएगा, 7 नाम 63। देखो अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना। तो बड़ी संख्या यहाँ कौन सी है, देखो पॉइंटों में पहचान लो, 0.64 है, 0.38 है, 0.55 है, 0.99 है, ये बड़ी है 7/8, तो 1 नंबर पर आई। सब में देखो 7/8 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1 नंबर पर ये आ गई। फिर इससे छोटी कौन सी है, 1 नंबर पर ये आएगी, 2 नंबर पर इससे बड़ी कौन सी है, 0.64, इससे छोटी ये है ना, तो ये आ जाएगी, इससे थोड़ी सी बड़ी है ना इसके बाद में, तो ये 9/14 आ जाएगा। इसके बाद में इससे छोटा कौन सा है, 0.55, 5/9, फिर इसके बाद में 7/18। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 3 क्रमागत, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, 15, तो बीच वाली का वर्ग बताना। देखो पहली हम मान लेंगे x, दूसरी हो जाएगी आपकी x+1, और फिर आ गई क्रम का मतलब क्रम से आ रही है, तो क्रम से आ रही है, देखो x, x+1 x प्लस, तीनों का योगफल का मतलब प्लस कर दो, x+1 प्लस x+2, इनका योगफल कितना है 15। देखो 1x 2x 3x हो गए तो 3x लिख देंगे, एक में 2 प्लस किया तो 3 बराबर 15, ये 3 उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 15 - 3 इधर बच जाएगा 3x, 3x बराबर 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12, ये 3 यहाँ गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में चल जाएगा भाग में, 3 चौक कितना हो गया 12, तो x का मान कितना आ गया 12, x का मान आ गया, तो यहाँ देखो x का मान सॉरी 4 आ गया, तो यहाँ 4, दूसरी संख्या 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, तीसरी संख्या 4 में 2 प्लस किया तो 6, 4 5 6 हो गया। हमको चाहिए बीच वाली का वर्ग, तो बीच का 5 का वर्ग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, मतलब 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है, 2 अंकों की, 2 अंकों की कहां से स्टार्ट होती है, 11 से लेकर 99 तक, कैसे निकालेंगे, या तो 11 सबसे बड़ी में से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या माइनस कर दो, तो कितना आएगा आपका, ऐसे नहीं निकालते, ऐसे नहीं निकालते, 2 अंकों में से हम माइनस करते हैं 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये कोण का क्वेश्चन हम इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। ये कोण इन दोनों देखो, एक सीधी रेखा है, यहाँ पर आपके पास में एक सीधी रेखा बन रही है, यहाँ पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, 3x प्लस, अच्छा माइनस है ना, 3x - 5 प्लस 2x प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 180। इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 3x और प्लस का 2x कितना हो गया 5x, यहाँ 25 में से -5 किया तो 20 का, प्लस का बच जाएगा 20, 180, इस 20 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 180 - 20, इधर बचेगा 5x, 5x है तो x का मान निकालेंगे, x बराबर कितना, पहले 5x ही लिख लो, यहाँ पर 160, x का मान निकालेंगे तो ये 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, 5 का भाग देंगे, 5 दिया 15, बचेगा 1, 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया 32। हमको क्या चाहिए, बड़े कोण का मान, तो यहाँ x का मान रखो, 3 गुणा x का मान है 32 माइनस का 5,
32 को देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 96 से ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 96 से 5 माइनस किया तो 91 हो गया। इस कोण को निकाल लेते हैं। 2 गुणा अक्स का मान कितना है 32 प्लस 25, 32 दूना कितना हुआ 64, 64 में हम 25 प्लस करेंगे तो कितना आ गया 9 और ये हो गया 89। तो सबसे बड़ा कोण तो 91 ही है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको सिंपल करना है। यहीं पर हम सिंपल कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं। सबसे पहले देखो भाग करते हैं। 12 में 12 का भाग दिया 1 आया, फिर हम करते हैं गुणा। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। फिर 12 में 12 प्लस करेंगे, देखो 144 में हम 12 प्लस करेंगे, 12 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 6 5 1, फिर 1 माइनस कर देंगे, ये वाला बच गया ना, इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 155। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब हमने मैथ हो गया है बिल्कुल बिल्कुल आपका मैथ हमने कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर वाइज आपको पढ़ोगे तभी ये मैथ समझ में आने वाला, क्योंकि 9 चैप्टर 10 चैप्टर आपके हैं और वो तभी क्लियर होगी जब आप एक चैप्टर को कम से कम 10 दिन तक पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, तब आपके पास में ये चैप्टर क्लियर होंगे। अब आपके पैसेज करवा रहा हूं, ध्यान से पैसेज को सुनते जाइए और सॉल्व करते जाइए। देखो पैसेज हम पढ़ते हैं। तितलियां प्रकृति की सबसे सुंदर प्राणियों में से एक है। वे फूल फूल पर मंडराते हुए रस चूसती है और पौधों के परागण में मदद करती है। तितलियां के पंखों पर बने रंगीन धब्बे उन्हें शत्रुओं से बचाने में मदद करते हैं। कई तितलियां अपने पंखों के रंग बदलकर पेड़ों की छाल या सूते पत्तों जैसे दिखने वाली है, जिससे वे आसानी से छिप जाती है। जब कोई पक्षी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो तितलियां तेजी से उड़कर दूरी बना लेती हैं। तितलियां हवा में हल्की सी कंपन भी महसूस कर लेती है, जिससे उन्हें खतरे का आभास हो जाता है। इसलिए तितलियां फूलों के बीच रहकर भी हमेशा चौकन्नी रहती है। तितलियों का जीवन नाजुक है, लेकिन उनकी सतर्कता ही उनके अस्तित्व को बनाए रखती है। ये हमारा देखो अनुच्छेद के अनुसार किसके बारे में है, ये तितलियों के बारे में। किसके बारे में है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो गया। तितलियों के बारे में है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। सबका आंसर शीट भी मैं बता रहा हूं नीचे, ठीक है ना। आंसर शीट भी आप चेक कर लेना, दोबारा से इसको लगाइए, क्वेश्चन पेपर को नोट्स बनाइए, इससे सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तितलियों के पंखों के बारे में क्या सही नहीं है, देखो वे रंग बदलते हैं, उन्हें छिपने में मदद करते हैं, उन्हें उड़ने में बाधा करते हैं। देखो उड़ने में बाधा नहीं करते, सहायक होते हैं। जो पंख होते हैं उड़ने में बाधा नहीं करते, वे शत्रु से बचाते हैं, ठीक है। आभास का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, आभास का मतलब होता है संकेत। क्या होता है, संकेत होता है आभास का समानार्थक शब्द। तितलियां खतरे को कैसे पहचानती है, ये होती है हवा की हल्की कंपन महसूस करके खतरे को पहचानती है, ठीक है। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य अस्तित्व शब्द का मतलब क्या है, अस्तित्व का भाव है जीवित रहना। जैसे हमारा अस्तित्व है, अभी हम मरे नहीं है, हम क्या है, जीवित है। तो अस्तित्व का मतलब होता है जीवित होना। क्या होता है, जीवित होना। अगला देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अगला पैसेज अनुच्छेद नंबर 2 पढ़ेंगे। बारिश का मौसम प्रकृति में नई ऊर्जा भर देता है। खेतों की सूखी जमीन पहली बारिश की बूंदों को जैसे ही महसूस करती है, मिट्टी की एक खास सुगंध उठने लगती है। किसान इसी मौसम का सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं, क्योंकि उनकी फसलें इसी पानी पर निर्भर होती है। बारिश से पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं और तापमान भी कम हो जाता है, जिससे वातावरण सुखद बन जाता है। लेकिन बारिश केवल फायदा ही नहीं देती, कभी कभी अचानक तेज वर्षा बाढ़ का कारण भी बन जाता है। इस जगह लोग पानी भरने की समस्या से जूझते हैं कई जगह। इसलिए बारिश का मौसम खुशियां भी लाता है और सावधानी की जरूरत भी पैदा करता है। फिर भी प्रकृति के संतुलन के लिए वर्षा का होना बिल्कुल आवश्यक है। ये अनुच्छेद मुख्य रूप से किसके बारे में है, ये बारिश के मौसम के महत्व के बारे में है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारिश के बारे में क्या सही नहीं है, फसलों के लिए जरूरी है, सही है। तापमान कम करती है, यह भी सही है। हमेशा सुखद वातावरण बनाती है, नहीं। बारिश के कारण कभी बाढ़ भी आ जाती है, तो कभी हमारे घर भी गिर जाते हैं, है ना, कभी हमारी फसलें भी नष्ट हो जाती है।
कभी कभी ये बाढ़ ला सकती है, ठीक है ना, कभी कभी ये बाढ़, हाँ ये भी है, सही है, ये भी सही है, ठीक है। सुगंध का समानार्थक शब्द क्या है? सुगंध का मतलब होता है महक। क्या मतलब होता है? महक इसका मतलब होता है। बारिश, बारिश से सबसे अधिक लाभ किसको होता है? किसानों को होता है, क्योंकि उनकी फसल अच्छी होती है। अनुच्छेद में संतुलन शब्द का मतलब क्या होता है? संतुलन का मतलब होता है बराबरी बनाए रखना, ठीक है ना। हम जो तराजू होता है उससे पहले हम संतुलन करते थे, अब तो आपने नहीं देखे होंगे तराजू। अगला अनुच्छेद हम पढ़ते हैं ड्रोन के बारे में है। ड्रोन एक आधुनिक उड़ने वाला यंत्र है, यह बिना पायलट के चलता है और रिमोट या कंप्यूटर के निर्देशों का पालन करता है। ड्रोन का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। कुछ ड्रोन पहाड़ों, जंगलों जैसी कठिन जगहों की निगरानी करने में सहायक होते हैं। कुछ ड्रोन खेत की दवाइयां छिड़कने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ड्रोन थकते नहीं है, लगातार काम कर सकते हैं, इसलिए कई कामों में ये मानव की मदद करते हैं। ड्रोन का कैमरा ऊंचाई से साफ दृश्य दिखाता है, जिससे बचाव इल को दुर्घटना स्थल पर तनाशने में आसानी होती है। हालांकि ड्रोन लाभदायक है, लेकिन इन्हें सावधानी से चलाना आवश्यक है। गलत तरीके से उपयोग किए जाने पर ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए ड्रोन को नियंत्रित करते समय नियमों का पालन करना जरूरी है। निगरानी का समानार्थक मतलब, निगरानी का मतलब क्या होता है? निगरानी का मतलब होता है देखभाल। इसके बाद में है ड्रोन गलतियां कम क्यों करते हैं? क्योंकि वे क्या होते हैं? कंप्यूटर निर्देशों का पालन करते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है? किसके कार्य के लिए? देखो, नहीं किया जाता, नहीं पूछा है। खेती में दवा छिड़कने के लिए किया जाता है, दुर्घटना स्थल को ढूंढने के लिए किया जाता है, भारी सामान उठाकर नहीं ले जा सकता ड्रोन, तो ये इसका ये गलत हो जाएगा। कठिन क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए भी इसका किया जाता है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द नुकसान का विलोम है? नुकसान का मतलब हानि, और हानि का उल्टा क्या होता है? लाभ। तो नुकसान का उल्टा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। विलोम का मतलब उल्टा। अगला क्वेश्चन है ड्रोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है? असत्य का मतलब गलत। वे बिना पायलट के चलते हैं, ये सही है। हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। वे कई क्षेत्रों में उपयोगी है, ये भी सही है। वे कंप्यूटर निर्देशों का पालन करते हैं, ये भी इसका सही हो जाएगा। हमारा लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, 4 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, फिर हम मजे ही मजे करने वाले हैं। बस इतना सा पढ़ लेते हैं, इसके क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। फिर आपको क्या करना है, कल या परसों जब भी आपको टाइम मिले तो इसका नोट्स जरूर अपनी कॉपी में बनाना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ये ऊर्जा प्राकृतिक और असीमित होती है। आजकल कई उपकरण सौर ऊर्जा से चलाए जा रहे हैं, जैसे सोलर लैंप हो गया, सोलर कुकर हो गया, सोलर पैनल हो गया। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये जहां पर बिजली कम पहुंचती है वहां सौर ऊर्जा विशेष रूप से उपयोगी साबित होती है। सोलर पैनल सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इन्हें बिना धुएं, बिना शोर और बिना खर्च के लंबे समय तक चलाया जा सकता है। हालांकि बादलों वाले मौसम में ये प्रभावी होते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य में लेकिन फिर भी ऊर्जा भविष्य की सबसे भरोसेमंद ऊर्जा मानी जाती है। सौर ऊर्जा हमारे जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए क्या है? लाभकारी। लाभकारी का समानार्थक शब्द आपको बताना है। लाभकारी का मतलब होता है फायदेमंद। क्या होता है? फायदेमंद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि ये क्या है? प्राकृतिक और स्वच्छ है, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं पहुंचाती नुकसान। निम्न में से किस कार्य में सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है? सोलर लैंप में होता है? नहीं होता, ये पूछा ना आपसे। इसमें तो होता है, इसमें भी होता है, सोलर कुकर में, सोलर पैनल में भी होता है, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल डलता है ना, सोलर से वही नहीं चलेगा। हानिकारक का विपरीत, हानिकारक का मतलब नुकसानदायक होता है, और नुकसानदायक आपका उल्टा बताना है तो लाभदायक हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
सौर ऊर्जा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये असीमित ऊर्जा है, ये भी सही है। ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये सही नहीं है, यही गलत हो जाएगा। ये बिजली न होने में मददगार है, ये स्वच्छ ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सभी बच्चों के लिए धन्यवाद, और मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपको नवोदय से कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करवा सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड आपको कोर्स में पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, पिछले साल का भी कोर्स मिलेगा, और आपके साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं, रिवीजन भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको नोट्स भी पीडीएफ वगैरह ईवीएस के सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स सभी मिलने वाले हैं। तो ज्वाइन करिए फटाफट, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, तभी आपकी डेली एक मॉडल पेपर की क्लास आने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को दबा लेना। सभी को नमस्कार, राम राम।